हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है, एटम को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का मॉडल है, विच इज़ बोहर मॉडल। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेंस, एडवांस, IIT-JEE, नीट यूजी के अंदर या फिर KVPY जिपमर के अंदर और NTSC के अंदर, इससे ओलंपियाड्स के अंदर, बहुत ज़्यादा ओलंपियाड्स के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है किसी न किसी टेस्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर के लिए। बोहर मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको रेगुलर इसके साथ बने रहना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ऑफ एटम का बोहर मॉडल 1913 नील्स बोहर ने एटॉमिक एक मॉडल अपना बताया कि इस टाइप का एटम हो सकता है। इससे पहले की स्टडी मैंने आपको बता दी है। क्वांटम फिजिक्स आ चुकी थी, क्वांटम मैकेनिक्स आ चुकी थी, क्वांटा और फोटोन को एक्सप्लेन कर दिया था मैक्स प्लैंक ने। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी 1911 में अल्फा स्कैटरिंग से। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है। किससे? न्यूक्लियस के सराउंडेड। तो रदरफोर्ड की उस स्टडी को और उस पोस्टुलेट को मैक्सवेल की जो वेव थ्योरी थी उसने डिनाई किया था। लेकिन नील्स बोर ने उसी रदरफोर्ड की थ्योरी को ही, या उसकी शॉर्ट कमिंग को, या फिर उसकी लिमिटेशन को ओवरकम किया और उसने बताया कि हाँ, रदरफोर्ड सही था। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के सराउंडेड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर। लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेगुलर लॉस होती चली जाएगी और फाइनली उसमें गिर सकता है। लेकिन बोर ने बताया कि नहीं, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। वो रिवॉल्विंग इसलिए करता है कि नेट सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जो फोर्स होते हैं वो उस पर एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है। यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल को ही इसने और आगे लिया। इसके अकॉर्डिंग भी वही था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस में टोटल मास होता है, इलेक्ट्रॉन लगभग मास लेस है और एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है। लेकिन बोर का जो ये मॉडल था 1913 में इसने दिया, इट इज एप्लीकेबल। सबसे पहली कंडीशन है एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। केवल एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उन एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। मीन्स जनरली गिवन था ये हाइड्रोजन के लिए, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नंबर पे आता है। लेकिन अगर उस पर हम पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो हीलियम पॉजिटिव के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है, लेकिन हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हीलियम पॉजिटिव का मतलब उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम +2 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम +3 1 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन +4 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन। Na+10, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में, लेकिन Na+10 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन उसमें से हमने बाहर निकाल दिए, तो उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यानी कि अगर किसी एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बोर मॉडल उसके लिए एप्लीकेबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। यानी बोर मॉडल के जितने भी पोस्टुलेट थे या जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे या लिखेंगे या ड्राइव करेंगे, या बोर ने जो बताया फॉर्मूलाज, वो सब केवल यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए एप्लीकेबल हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन तो आपको ये याद रखनी है कि केवल उन एटम्स के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इसके लिए अगर एटॉमिक नंबर हम देखें तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, जेड एटॉमिक नंबर है,
Z1 है इसके लिए Z2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है एंड सो ऑन। और भी आगे चल सकते हैं हम। सोडियम के लिए Z की वैल्यू 11 है जो कि उसका एटॉमिक नंबर है। तो इन एटम्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। मैं सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूँ पोस्टुलेट्स की। बोर के जो पोस्टुलेट्स थे उनका पहले डिस्कस करेंगे हम। नंबर फर्स्ट, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ एज ए पार्टिकल। ध्यान दे लेना, इलेक्ट्रॉन को नील्स बोर ने पार्टिकल माना, वेव नहीं माना। बाद की थ्योरीज ये बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर होती हैं, पार्टिकल भी और वेव भी। इससे पहले भी बता दी थी थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन्स भी जिस टाइप की लाइट की फिनोमिनाज होती हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी फिनोमिनाज शो करता है। और उन फिनोमिनाज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की भी दो नेचर होनी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन is particle and it revolve surround the nucleus in stationary circular path। ध्यान दे लेना, जो एक एक लेटर या फिर एक एक जो वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए एज इट इज आप इन चीजों को याद भी रखोगे। न्यूक्लियस इन स्टेशनरी सर्कुलर पाथ एंड द पाथ इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। इसने उस पाथ को स्टेशनरी स्टेट का नाम दिया और फर्दर उसी पाथ को हम शेल भी नाम देते हैं और ऑर्बिट भी नाम देते हैं। तो ये सी के अंदर मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन बाद की बातें थी ये। फर्दर इट डिनोटेड बाय शेल और ऑर्बिट। ध्यान दे लेना, शेल और ऑर्बिट एक ही चीज है, ऑर्बिटल अलग चीज है। ऑर्बिट शेल होता है लेकिन ऑर्बिटल अलग चीज है। शेल और ऑर्बिट बाद में इसको बताया गया, विच रिप्रेजेंट बाय K, L, M, N and so on। मीन्स ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी फर्स्ट शेल है, ये इसकी सेकंड शेल है, ये इसकी थर्ड शेल है, ये इसकी फोर्थ शेल है। यानी कि स्टेशनरी स्टेट और सर्कुलर है। ध्यान देना है, सर्कुलर पाथ है। इसको हम K, इसको L, इसको M, इसको N नाम देंगे। यानी नंबर ऑफ शेल की अगर बात करें तो नंबर ऑफ शेल 1 है, ये नंबर ऑफ शेल 2 है, ये नंबर ऑफ शेल 3 है और ये नंबर ऑफ शेल 4 है। स्टेशनरी पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवील करता है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के नीचे रखता है। सर्कुलर पाथ होता है, स्टेशनरी स्टेट होती है। और जब तक वो स्टेशनरी, नेक्स्ट पोस्टुलेट था कि जो स्टेशनरी स्टेट है ये फिक्स है, स्टेशनरी स्टेट जो बनी हुई है वो फिक्स है, या फिर शेल और ऑर्बिट जो बने हुए हैं वो फिक्स है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट शेल इज 1, सेकंड इज 2, थर्ड इज 3 एंड फोर्थ इज 4। एन से नोट कर रहा हूँ, स्मॉल एन से इनके साथ, और K, L, M, N से इसने नील्स बोर ने इनको नोट किया। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट सेकंड में इसने बताया कि जो स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है उसका एंगुलर मोमेंटम, एक तो होता है लीनियर मोमेंटम, सीधे एक ही पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है या फिर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है लीनियर पाथ में, तो उसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। उसका मास क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को नाम दे रहे हैं मोमेंटम। तो लीनियर पाथ के अंदर अगर कोई चल रहा है तो लीनियर मोमेंटम, और अगर सर्कुलर पाथ में कोई चल रहा है तो उसके मोमेंटम को हम नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, कि जिस रेडियस के अकॉर्डिंग वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा m, v एंड r, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। इसने बताया कि हर एक शेल की जो मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस होती है किसी भी एटम के अंदर, वो एक फिक्स h/2π, h इज प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2π के फिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर होती है, मींस फिक्स इंटीग्रल के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है कि फर्स्ट सेल के लिए 1h/2π, सेकंड सेल के लिए 2h/2π, थर्ड सेल के लिए 3h/2π, मींस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एज वेल एज इट रिप्रेजेंट
for every shell and it is in a multiplication of h upon 2 pi. Integral multiplication represent होता है, means angular momentum of electron is quantized होता है and it present in integral multiplication of h upon 2 pi. क्वांटाइज्ड होता है और h upon 2 pi के अंदर प्रेजेंट होता है, मींस एंगुलर मोमेंटम which is equal to n h upon 2 pi. और ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है या फिर सेल का एंगुलर मोमेंटम है, मींस ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल which is equal to, इसको हम डिवाइड करेंगे m v and r. सेकंड पोस्टुलेट था m is mass, v is velocity, r is radius, सर्कुलर पाथ की रेडियस है, which is equal to n h upon 2 pi. यानी n की वैल्यू फर्स्ट सेल के लिए 1 हो जाएगी, n is number of stationary state, h is Planck constant, वैल्यू बता रखी है आपको इसकी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. सीजीएस में ये वैल्यू और सॉरी ये वैल्यू है एसआई यूनिट के अंदर या एमकेएस में, और सीजीएस में वैल्यू हो जाएगी 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड. एच ही हो गया. पाई आप जानते हो पाइयोन कांस्टेंट है, वैल्यू इज 22/7 एंड m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विच इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, विच इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम. सीजीएस में ये है और एसआई के अंदर ये है. r और वेलोसिटी v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जो उसकी टेंजेंट एंड वेलोसिटी है, टेंजेंट टाइम्स पी वेलोसिटी है सीधी, और आर है वो रेडियस है ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस है, सर्कुलर ऑर्बिट बन रहा है यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है. तो आर को मैं इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. आर इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो उससे इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है. के के लिए n 1 हो जाता है. तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ध्यान देना ना, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग होता है. ये ऑर्बिट शेल का है, सेल का एंगुलर मोमेंटम है mvr which is equal to 1h upon 2 pi. l के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, then mvr which is equal to 2h upon 2 pi. और m के लिए l की वैल्यू n की वैल्यू 3 हो जाएगी, then mvr which is equal to 3h upon 2 pi. और n के लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी, then mvr which is equal to 4h upon 2 pi. कहने का मतलब ये है h upon 2 pi के मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है, तो वही चीज मैंने आपने रिप्रेजेंट इन इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन ऑफ h upon 2 pi. इसके बाद मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ h upon 2 pi इज कांस्टेंट. h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है. तो इसको हमने एक अलग से h क्रॉस, इसको हम बोलेंगे h क्रॉस, अलग से इस डिवाइड बाय ये की जो वैल्यू थी उसको हमने एक नई वैल्यू से रिप्लेस कर दिया विच इज h क्रॉस. इसको h क्रॉस नाम दिया है. तो इसके केस में क्या हो जाएगा mvr which is equal to h क्रॉस. इसके केस में क्या हो जाएगा 2h क्रॉस. इसके केस में क्या हो जाएगा 3h क्रॉस. इसके केस में क्या हो जाएगा mvr is equal to 4h क्रॉस.
तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम और सेकंड पोस्टुलेट था, बोर का सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट है कि न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स पाथ हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है। जब इस पाथ में ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी, उसकी एनर्जी ना तो लॉस होगी और ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट और शेल और स्टेशनरी स्टेट, ध्यान दे लेना मैं यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट का ही बात कर रहा हूँ। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कांस्टेंट। एक ऑर्बिट के अंदर उसकी एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एनर्जी कांस्टेंट है जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में जंप करता है। सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन इस सेल में, ये सेकंड सेल है, इससे यहाँ पे जंप कर सकता है, इसी से यहाँ पे भी जंप कर सकता है। यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम ले रहे हैं, तो अगर वो आउटर शेल में जा रहा है तो एक फिक्स जो एनर्जी गैप होता है दोनों का, उसके क्वांटा या फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। या फिर वो इनर एनर्जी ऑर्बिटल में आ रहा है या लेवल में आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी एक फिक्स क्वांटा या फोटोन दोनों के एनर्जी गैप का जो क्वांटा या फोटोन है उसको वो एमिट करेगा। मींस इस केस में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, और इस केस में क्या होगा? एमिशन एनर्जी का। और एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट जो होगी वो अकॉर्डिंग टू बोर, जो प्लैंक ने पहले ही बता दी थी, क्वांटा और फोटोन की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ क्वांटा और इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और जो एमिट होगी वो क्वांटा। यानी एक ऑर्बिट के अंदर अगर इस ऑर्बिट में रहेगा तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और जैसे ही वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा तो आउटर सेल में जाएगा, और एमिट करेगा तो इनर सेल में आएगा। यानी कि आउटर सेल की एनर्जी ज्यादा होती है और इनर सेल की एनर्जी क्या होती है? कम। तो एमिट करता है तो इनर सेल में जाता है, और एमिट और जो एब्जॉर्प्शन करता है वो केवल क्वांटा या फोटोन की फॉर्म में करेगा। मींस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from one state to another. Then energy is absorbed or emitted by electron in form of क्वांटा। क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब भी जाएगी और एमिट की जाएगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और यहाँ पे मैंने ये बता दिया, ये चीज नोट कर लेना कि जब वो अंदर वाली सेल से बाहर वाली में आएगा तो एब्जॉर्ब करके आएगा, और बाहर से अंदर वाली में जाएगा तो एमिट करके आएगा। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से इनफाइनाइट लेवल तक कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। फोर्थ पोस्टुलेट, the energy gap between two energy levels is equal to energy of quanta और photon। फोटोन लाइट के केस में बोलते हैं और क्वांटा लाइट के केस में नहीं बोलते। क्वांटा और फोटोन किसके इक्वल होगी? क्वांटा और फोटोन के इक्वल होगी, विच इज इक्वल टू एच न्यू। किसके इक्वल होती है? एच न्यू। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये एक इनर सेल है और ये एक आउटर सेल है। इनर सेल N1 ले रहा हूं मैं, कोई भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, और ये आउटर सेल है, ये N2 ले रहा हूं। ये 1 नहीं हो सकती क्योंकि इनर अगर 1 है तो ये फिर 2 3 4 5 6 होगी, अगर इनर 2 है तो ये 3 4 5 6 होगी, अगर ये 3 है तो ये 4 5 6 7 होगी। तो ये N2 लिया मैंने, हायर एनर्जी लेवल है, कोई भी लेवल है, और ये इनर एनर्जी लेवल है या लोअर एनर्जी लेवल है। सपोज करो कि N2 इसकी एनर्जी जो है ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट है विच इज E2, और N1 की जो एनर्जी है इस सेल की जो एनर्जी है विच इज E1, देन ऑलवेज
E2 इज ग्रेटर देन E1, आउटर एनर्जी लेवल जो होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इनर या लोअर एनर्जी लेवल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। न्यूक्लियस की जितना पास लेवल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस से जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी लेवल की उतनी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। देन एनर्जी गैप which is equal to E2 minus E1, और एनर्जी गैप को यहाँ पे मैं डेल्टा ई से ले रहा हूँ, और मैंने अभी बताया कि अगर इस एनर्जी लेवल से इसमें आता है तो भी उतना ही गैप होगा क्योंकि इसकी फोर्स फिक्स है और इसकी भी फिक्स है, और यहाँ से यहाँ जाता है तो भी उतना ही होगा क्योंकि इसकी भी फिक्स है और इसकी भी फिक्स है। तो अगर ये एमिशन करता है तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्प्शन करके यहाँ पे आ जाएगा, और एनर्जी का गैप सेम है, और सेम एनर्जी का जो गैप है वो क्वांटा है फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा क्योंकि उसी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी और उसी फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि डेल्टा ई which is equal to E2 minus E1 which is equal to h nu, it is equal to energy of photon। ये फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगी, h nu फोटोन की एनर्जी आपको बता रखी है मैंने। कहने का मतलब यहाँ पे इतना है कि क्वांटम ऑफ फोटोन के बारे में मैंने आपको बता रखा है। क्या होता है क्वांटम ऑफ फोटोन? क्वांटम ऑफ फोटोन एनर्जी की वो क्वांटिटी है जो पैकेट्स की फॉर्म में जो या तो रिलीज की जाती है या फिर एब्जॉर्ब की जाती है, और पैकेट्स की फॉर्म में वो क्वांटिटी है एनर्जी और फिक्स है, उसका मास भी फिक्स है। यानी दो लेवल बने हुए हैं, दोनों के एनर्जी का जो गैप है उतने ही एनर्जी के गैप की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है या फिर एमिट किया जा सकता है, उतने ही फोटोन की एनर्जी को। इलेक्ट्रॉन दोनों गैप के बीच में कहीं नहीं रह सकता, यानी दो गैप बने हुए हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन या तो इस लेवल में रहेगा या फिर इस लेवल में रहेगा। अगर इस लेवल में है और उसको फोटोन मिल गया, ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती वो एब्जॉर्ब करेगा, जब तक उसको फोटोन नहीं मिलेगा वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे ही उसको फोटोन मिल गया उतने एनर्जी लेवल का जो कि इनके गैप के इक्वल है, तो उस फोटोन को तुरंत एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए एब्जॉर्ब करके वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे कोई गैप नहीं लगेगा, टाइम गैप जीरो। यानी कि एनर्जी की जो एब्जॉर्प्शन है वो फोटोन की फॉर्म में हुई और डिसअपियरिंग और अपीयरिंग हुई। इस सेल से वो डिसअपियर हुआ और इस सेल पे वो अपीयर हो गया। वो इस पाथ से आया या सीधा चला या फिर किस पाथ से यहाँ पे पहुंचा ये क्लियर नहीं है। इट इज क्वांटम मैकेनिक्स, इसे ही हम क्वांटा नाम दे रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स नाम दे रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये बता देते हैं कि एक सब्सटेंस की डिसअपियरिंग और उसी बिना कोई टाइम गैप पे दूसरी जगह पे उसकी अपीयरिंग विच इज क्वांटम। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये चीज पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज करो एनर्जी लेवल बने हुए हैं, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है और ये फिफ्थ लेवल है। ये इससे ज्यादा भी लेवल हो सकते हैं न्यूक्लियस, बस न्यूक्लियस ही है एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ पे है, ये छोड़ो उसको, सपोज करो कि फर्स्ट सेल n=1, ये n=2 है, ये n=3 है, ये n=4 है और ये n=5 है। फर्स्ट सेल और सेकंड सेल का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन दोनों का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इन दोनों का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सपोज कर लेना ऐसा होता नहीं है, हाँ लेकिन ऐसा जरूर होता है कि फर्स्ट सेकंड का एनर्जी गैप ज्यादा होता है जो मैंने दिखा दिया, सेकंड थर्ड का कम होता है, उससे इससे कम होगा जो कि मैंने कम दिखाया, थर्ड फोर्थ का और भी कम होगा, फोर्थ फिफ्थ का और भी कम होगा, फिफ्थ सिक्स्थ का और भी कम होगा। तो एनर्जी गैप कम होता चला जाता है लेकिन एनर्जी बढ़ती चली जाती है। यानी कहने का मतलब है कि इसकी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, दोनों का गैप 3, इसकी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, दोनों का गैप कितना 2, फिक्स है, एनर्जी फिक्स है ऑर्बिट की, लेकिन गैप इतना है। इसकी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और इसकी 16.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है फर्स्ट शेल में और इसको एक फोटोन मिलता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से नीचे किस में नहीं आ सकता, न्यूक्लियस में नहीं आ सकता है, ध्यान दे लेना। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल तक रह सकता है, फर्स्ट सेल से नीचे नहीं आ सकता है, फर्स्ट सेल से ऊपर जा सकता है। एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन मिलता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, 1 का मिलता है तो नहीं करेगा, 2 का मिलता है तो नहीं करेगा, 4 का मिलता है तो भी नहीं करेगा, 3 का मिलेगा तो एब्जॉर्ब करेगा और 3 का मिलते ही यहां से यहां पे पहुंच जाएगा, यहां से यहां पे पहुंच जाएगा क्योंकि गैप कितने का था, 3 का था, बीच में कहीं नहीं रहेगा। यानी 1 का 2 का एब्जॉर्ब नहीं करेगा, 2.5 का भी नहीं करेगा, एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन इसको मिलता है तो उसको एब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा।
अगर इसको यहाँ पे था और इसको 4 का मिलता है तो उसको भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि 4 को ब्रेक कर लेगा, कि 3 को ब्रेक करके 1 को निकाल देगा, ऐसा नहीं है। फोटोन ब्रेकेबल नहीं है, फोटोन एक फिक्स पैकेट है, उसको ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए 4 वाले को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिलता है तो उसको एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से सीधे इस लेवल में पहुंच जाएगा, क्योंकि दोनों वगैरह 3 + 2 5 हो गया। यानी 4 वाले को 4.5 वाले को नहीं करेगा, 5 का मिलता है तो करेगा, 5.5 वाले को नहीं करेगा। लेकिन अगर 6 का मिलता है इसको तो यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिलता है। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि 3 + 2 + 1 6 का गैप है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को एब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। अगर इसको 6.5 का मिलता है तो 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, 5th लेवल में आ जाएगा। यानी कि बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं रुकेगा, एक फिक्स क्वांटिटी का अगर उसको फोटोन मिलता है तो एब्जॉर्ब करेगा। उसी टाइप से एमिशन भी ऐसे ही होगा। एमिशन में ये करेगा कि सपोज करो यहाँ पे है, अगर इसको यहाँ से यहाँ आना है तो ये 0.5 को एमिट कर देगा। अगर यहाँ से यहाँ आना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिट करेगा। यहाँ से यहाँ आना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिट करेगा। यहाँ से यहाँ आना है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिट कर देगा। इतने फोटॉन्स को एमिट करेगा। मींस यहाँ से आने के लिए अगर ये स्टेप बाय स्टेप आता है तो 1 2 3 4 4 फोटोन ये एमिट करेगा, तब ये यहाँ पे आएगा। अगर 1 2 1 आता है, ये डायरेक्ट भी आ सकता है। डायरेक्ट आएगा तो एक ही फोटोन रिलीज करेगा जो 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। अगर ये इनडायरेक्टली यहाँ से यहाँ आके और यहाँ से यहाँ आता है तो 2 फोटोन एमिट करेगा। एक तो ये होगा जो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा और एक ये होगा जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। लेकिन फर्स्ट सेल से नीचे डी एक्साइटेशन नहीं हो सकता। यानी कि एक्साइटेशन है इलेक्ट्रॉन का, जब वो लोअर लेवल से हायर में जाता है तो ये एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन में एक्साइट हो रहा है। लेकिन जब हायर से वो लोअर में आ रहा है तो किसी भी स्टेट पे आ सकता है, इसमें भी किसी स्टेट पे जा सकता है, लेकिन फोटोन फिक्स मिलना चाहिए उसको। यहाँ पे वो फिक्स फोटोन को एनर्जी को एमिट करता है। कहने का मतलब ये है। लेकिन डी एक्साइटेशन के बाद n = 1 पे आ सकता है, इससे लोअर पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। यानी कि डी एक्साइटेशन के बाद जो ग्राउंड लेवल आता है वो n = 1 आता है, उससे नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। मींस n = 1 पे अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है विच कैन नॉट बी एक्साइटेड, वो कोई भी फोटोन रिलीज नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू बोर वो किसी भी फोटोन को रिलीज नहीं करेगा क्योंकि उसकी ग्राउंड स्टेट n = 1 है। अगर n = 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो डी एक्साइटेड हो सकता है, लेकिन n = 1 है तो कभी भी डी एक्साइट नहीं हो सकता। और अगर इलेक्ट्रॉन n = 1 में है या 2 में या 3 में या 4 में है तो एक्साइटेड हो सकता है। एक्साइटेड किसी भी लेवल से हो सकता है, लेकिन डी एक्साइटेड n = 1 से नहीं हो सकता। डी एक्साइट होने का मतलब लोअर एनर्जी लेवल में आना। डी एक्साइट होने का मतलब है फोटोन को रिलीज करना। तो n = 1 में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कभी भी फोटोन को रिलीज नहीं कर सकता, वो केवल एब्जॉर्ब कर सकता है। और बाकी किसी भी लेवल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वो रिलीज भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ये था बोर के पोस्टुलेट्स। बोर के इन पोस्टुलेट्स से फायदा क्या हुआ कि यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की जो प्रैक्टिकल थिंग आई, बाद में जिसके एप्लीकेशन है उनको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो अब तक के जो मॉडल्स थे 1913 में दिया गया थे, उनमें भी जो प्रैक्टिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हम जो उसकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग लेके आते हैं, तो बोर ने जो उस टाइम बताया था एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली वही आंसर अब आता है। इसका मतलब यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए नील्स बोर का मॉडल बिल्कुल परफेक्ट था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि फर्स्ट सेल तो सर्कुलर होगी ही होगी, लेकिन नेक्स्ट जो मॉडल ये बताते हैं कि फर्स्ट सेल अगर सर्कुलर है तो नेक्स्ट भी सर्कुलर होती है, लेकिन नेक्स्ट सर्कुलर नहीं होती है। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो सेल्स होती हैं वो इलिप्टिकल हो जाती हैं, जो कि समरफेल्ड ने बताया बाद में। लेकिन फर्स्ट सेल इज ऑलवेज सर्कुलर और स्फेरिकल। मॉडर्न कंसेप्ट कह रहा है कि यहाँ पे वो सर्किल के अकॉर्डिंग चल रहा है बोर के अकॉर्डिंग, और मॉडर्न कंसेप्ट कह रहा है कि वो स्फीयर के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसकी ये तो पोस्टुलेट एनर्जी का वैल्यू उसके इक्वल होता है, सिंपल से पोस्टुलेट थे। अब हम सबसे पहली एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन ले रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट और शेल आर और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर
डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू बोर, ध्यान देना यहाँ पे, बोर के अकॉर्डिंग किसी भी सेल, एन सेल है, कोई भी सेल हो सकती है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो शेल में ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू बोर। इस पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन है जिसपे चार्ज होता है नेगेटिव, हम जानते हैं, न्यूक्लियस है, इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव पार्ट है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज की वैल्यू है Z इंटू ई, इट इज न्यूक्लियर चार्ज। अगर Z की वैल्यू 1 है तो एक हाइड्रोजन का एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो Z की वैल्यू अगर 1 है तो E मींस चार्ज कितना होगा, E मींस प्रोटॉन का चार्ज, एक ही प्रोटॉन है उसमें, अगर उसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 इंटू ई मीन्स 2 प्रोटॉन का चार्ज हो गया, अगर उसमें 3 प्रोटॉन है तो 3 इंटू ई मीन्स 3 प्रोटॉन का चार्ज हो गया, तो न्यूक्लियर चार्ज हो गया वो कितना हो गया, Z इंटू ई। इसी टाइप से इसके पास दो चीजें हैं, एक तो ये एक ही ऑर्बिट में क्यों रह रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r है, न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी क्या है, r, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है, विच इज रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है। इसके ऊपर एक फोर्स वर्क कर रहा है अंदर की तरफ, जो कि इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज की वजह से, विच इज कूलम्बिक फोर्स। और एक बाहर की तरफ फोर्स एक्ट है जो इसकी टेंजेंट वेलोसिटी की वजह से है, टेंजेंट वेलोसिटी बिल्कुल सीधी जो वेलोसिटी है उसको हम मान रहे हैं v, यानी कि सर्कुलर जो वेलोसिटी है उसकी बात हो रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में उसकी वेलोसिटी को हम टेंजेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज v। तो इसकी बाहर की तरफ जो फोर्स वर्क कर रहा है जिसकी वेलोसिटी की वजह से, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये इसकी वेलोसिटी की वजह से, विच इज मास इनटू v स्क्वायर डिवाइड बाय r, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या फिर रेडियस सर्कुलर पाथ पे, वेलोसिटी इसकी v है और मास इलेक्ट्रॉन का m है, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कूलम्बिक फोर्स है वो नाम देंगे हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज कूलम्बिक फोर्स, विच इज इक्वल टू, ध्यान देना है यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, कूलम्बिक फोर्स ये है कि एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, दो चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज करो d है, एक पॉजिटिव चार्ज है Q पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है Q नेगेटिव, तो जो फोर्स एक्टिंग होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स होगा, विच इज कूलम्बिक फोर्स, वो कूलम्बिक फोर्स होगा। और कूलम्बिक फोर्स गिवन बाय कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर रूल, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ उसने दिया था, रूल दिया था उसने, या फिर यहाँ पे लॉ लिख रहा हूँ मैं, लॉ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो कूलम्बिक फोर्स लगेगा, विच इज इक्वल टू चार्ज ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ दिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, इन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कूलम्बिक फोर्स जो होता है। तो वही यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे चार्ज कितना है Z इंटू ई, और डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, और उसका स्क्वायर मींस विच इज इक्वल टू Z स्क्वायर अपॉन r। Z एटॉमिक नंबर है, ई चार्ज ऑफ प्रोटॉन है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों के चार्ज ऑपोजिट होते हैं, यहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी की बात हो रही है, उनकी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, चार्ज ऑपोजिट होते हैं लेकिन इक्वल क्वांटिटी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो क्वांटिटी की बात हो रही है, इस पे कितनी क्वांटिटी थी, इस पे कितनी क्वांटिटी, डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है उसका स्क्वायर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो तो वेलोसिटी की वजह से, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो कूलम्बिक फोर्स है, दोनों के बीच में प्लस माइनस चार्ज होने की वजह से है। तो जब ये एक ही ऑर्बिट में रहता है अकॉर्डिंग टू बोर, उस टाइम इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है कि रस्सी ली हमने,
रस्सी के ऊपर हमने एक पत्थर बांध दिया और उसको घुमाया। जब तक हम उसको घुमाते रहेंगे उस पत्थर की एक सर्कुलर पाथ बनती रहेगी। यानी क्या हुआ कि जो अंदर की रस्सी है वो तो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स को कर रही है, अंदर का जो फोर्स है, और जो घूमने की वजह से उसकी बाहर की तरफ जो उसकी वेलोसिटी की वजह से फोर्स लगा हुआ है विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो दोनों बैलेंस हो गए। सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, दोनों बैलेंस होने की वजह से उसका पाथ जो हुआ एक सर्कुलर पाथ बन जाता है। सेम वही कंडीशन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये अंदर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है और ये बाहर की तरफ लग रहा है। इससे जस्ट दोनों एक दूसरे को अगर बैलेंस करते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। लेकिन एक ही ऑर्बिट में रहने के लिए अकॉर्डिंग टू बोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को कंप्लीटली बैलेंस कर जाते हैं। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, टेंजेंट वेलोसिटी की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और इन दोनों के चार्ज के वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्शन लगा हुआ है विच इज कूलम्बिक फोर्स विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। ये कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ से हम लेके आए हैं। अब मैं यहाँ पे इसी के नीचे इसको मिटा के मैं बात कर रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नोट कर लेना। इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is equal to centripetal force. Centrifugal force is equal to mv square upon r और सेंट्रीपिटल जो फोर्स है which is z e square upon r square। यहाँ पे k कांस्टेंट भी होता है जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि कूलम्बिक जो फोर्स लगे होते हैं उस कूलम्बिक फोर्स में जो q प्लस इनटू q माइनस डिवाइड बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर था मल्टीप्लाई के एक के कांस्टेंट भी आता है जो प्रोपोर्शनली साइन को ओपन करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं के पुट कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आप पुट कर लेना के। अब यहीं पे इस के को मैं हटा रहा हूँ, के की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए के को मैं यूज नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 क्या है आप जानते हो, कांस्टेंट है, पाई 22/7 है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन इज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमेबिलिटी होती है, जिस मीडियम में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस मीडियम की परमेबिलिटी है। मींस ये भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नाम दे रहे हैं इसको हम, एप्सिलॉन 0, के कांस्टेंट है और के की जो वैल्यू होती है विच इज 1 इन सीजीएस, तो हम आगे की वैल्यू सीजीएस में पुट करेंगे और इसकी वैल्यू 1 है इसलिए इसको हमने यहाँ से हटा दिया, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। मींस विच इज इक्वल टू r से r कैंसिल हो गया, mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू z e स्क्वायर अपॉन r। ये आगे आएगी इक्वेशन यूज होगी विच इज इक्वेशन फर्स्ट। ए को मैं यहाँ से हटा चुका हूँ, के कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ सेकेंड पोस्टुलेट, तो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट मैंने आपको लिख पाया है उसके अकॉर्डिंग एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इससे हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। एम आर को इधर ले गया मैं, वेलोसिटी की इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ वी put in equation first, then it is n into nh upon 2 pi mr square। v की जगह मैंने ये पुट कर दिया, इसका स्क्वायर था, which is equal to z e square upon r। इसका स्क्वायर आ जाएगा, then it is m into n square h square upon n का स्क्वायर होगा, h का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर। क्या है आपके पास कैंसिल क्या हुआ, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, देन इट इज
एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम। जेड स्क्वायर को मैं यहाँ ले आया हूँ, जेड ई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर को उधर ले जाए, विच इज इक्वल टू आर। तो आपके पास जो रेडियस आ गई, रेडियस इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ गई। रेडियस आ गई आपके पास, रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज इक्वेशन सेकेंड। रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन सेकेंड ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। ध्यान दे लेना, केवल यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की बात हो रही है। अगर इसमें कांस्टेंट हम चीजें देखें तो h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है। क्या n और z हम हाइड्रोजन लेंगे z की वैल्यू 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन नहीं लेंगे, हीलियम लेंगे तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी, लिथियम लेंगे z की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसी टाइप से n की वैल्यू फर्स्ट सेल लेंगे 1 हो जाएगी, सेकंड सेल लेंगे 2 हो जाएगी, थर्ड सेल लेंगे 3 हो जाएगी। तो n और z को हम क्या कर सकते हैं, चेंजेबल है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। r इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, n स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू, ध्यान देना सारी वैल्यू मैं सीजीएस में पुट कर रहा हूँ क्योंकि के को सीजीएस में 1 यूज किया था हमने, उसको हटा दिया। एच की सीजीएस में वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, और इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22/7, इसका स्क्वायर है, पाई की वैल्यू है ये। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सीजीएस 9.1 इंटू 10⁻28 किलोग्राम, ये n की वैल्यू है, इंटू जेड और इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सीजीएस में 4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट, और इसका स्क्वायर है। ऐसा ही इसकी इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल है। यहाँ पे ई स्क्वायर है, एक ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक ई यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज है, और दोनों के चार्ज इक्वल होते हैं। 4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट ये तो होती है सीजीएस में, और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है। ऐसा ही में हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे सीजीएस में। तो जब इनको हम सॉल्व करके लेके आएंगे देन इट इज इक्वल टू R is equal to 0.529 into 10⁸ minus 8 into n square divided by z, और ये जो आंसर आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा, cm सेंटीमीटर। तो 10⁻8 सेंटीमीटर इज 1 एंगस्ट्रॉम, देन R is equal to 0.529 into 10⁻10 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, ये हम मीटर में ले सकते हैं, 10⁻10 रख दिया मैंने इसको, एंड r इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम लिख देंगे, n स्क्वायर अपॉन z, ये हम एंगस्ट्रॉम में ले सकते हैं क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो सीजीएस में इसकी ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में, जिसको हमने एंगस्ट्रॉम में पुट कर दिया। तो ये फॉर्मूला है जो कि यूजफुल है, जिससे हम कैलकुलेट करके लेकर आते हैं। ये सीजीएस में वैल्यू पुट करने के बाद आया फॉर्मूला है बोर्ड का, और ये बाद में पोस्टुलेट्स के बाद में जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो इस चीज को बताती हुई है कि परफेक्ट फॉर्मूला है। फर्स्ट सेल के लिए हाइड्रोजन के लिए इतनी ही रेडियस आती है, मींस इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम की हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम के केस में एन फर्स्ट सेल, जिसको हम जो R ऑफ हाइड्रोजन ऑफ फर्स्ट सेल है इसको हम बोलते हैं बॉश रेडियस। न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है इसी को, हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल की रेडियस को हम नाम देते हैं बॉश रेडियस, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम ए नोट से, मींस ए नोट कहीं पे भी लिखा दिखा है, इसका मतलब बॉश रेडियस है। बॉश रेडियस क्या होती है, हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल की रेडियस है। क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू, या n की वैल्यू तो कितनी होगी 1 फर्स्ट सेल है, और z की वैल्यू भी कितनी होगी 1, देन R इज इक्वल टू a नोट, बॉश रेडियस हो गई,
which is equal to 0.529 into 1 square upon 1 angstrom means R is equal to A naught which is equal to 0.529 angstrom, यानी बॉक्स रेडियस ये होती है, कितना angstrom होती है बॉक्स रेडियस, यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की रेडियस है। किसी भी सेल की रेडियस अगर यूनियन इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए अप्लाई करें तो हम निकाल सकते हैं इससे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा रेडियस का, इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल की रेडियस कितनी होगी, वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन के लिए तो क्या हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, जो कि बहुत रेडियस है। किसी और एटम के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन से। नंबर फर्स्ट, रेडियस का मतलब क्या है कि ऑर्बिट की रेडियस है, मतलब न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में एक स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। रेडियस इज, या फिर मैं फर्स्ट कंडीशन पे लिखूं व्हेन z इज कांस्टेंट। अगर z कांस्टेंट है यानी एक ही एटम में रखा है तो उस केस में क्या जाएगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अगर z कांस्टेंट है तो r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n स्क्वायर के। मींस रेडियस और n स्क्वायर में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो स्ट्रेट लाइन आएगी, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या फिर रेडियस n का n स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, n का एक्सपोनेंशियली फैक्टर है इस टाइप से कि n बढ़ता जाएगा तो रेडियस स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, यानी बढ़ती जाएगी और उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो इस टाइप से आ जाएगा। अगर एक ही एटम के लिए ले रहे हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए लिया, z कांस्टेंट रख लिया, ये हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, और ये हमने एटम कौन सा ले लिया, हाइड्रोजन। इसकी रेडियस r1 है, इसकी r2 है, इसकी r3 है, इसकी r4 है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कि z इज 1, z तो कांस्टेंट है, तो ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है, ये n4 है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में हम बता सकते हैं r4 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। जब Z कांस्टेंट है तो एक ही एटम यूज कर रहे हैं, चाहे हाइड्रोजन का लें चाहे हीलियम का एटम लें, उनके अंदर सभी शेल्स के अंदर जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी रेडियस बढ़ती चली जाएगी। सेकंड केस व्हेन n इज कांस्टेंट, अगर n कांस्टेंट है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास ये था, R इज इक्वल टू 0.529 into n square upon z angstrom, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि जैसे जैसे z बढ़ता जाएगा 1 अपॉन z बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन जैसे जैसे z बढ़ता जाएगा 1 अपॉन z से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा, लेकिन अगर z बढ़ता जा रहा है तो रेडियस कम होती चली जाएगी। इसका मतलब कहने का ये है, एक एटम तो हमने किसका लिया, हाइड्रोजन का लिया, एक एटम हमने लिया हीलियम का, हीलियम का मतलब है हीलियम प्लस से, एक एटम हमने लिया लिथियम का Li+2, और एक एटम ले लिया हमने बेरिलियम का B+3। Li+2 और B+3 का मतलब समझ रहे हो, यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम है, इन पे अप्लाई कर सकते हैं हम, केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हम बोहर मॉडल में केवल यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो रेडियस आई विच इज RH, यहाँ पे जो रेडियस आई विच इज RHE, यहाँ पे जो रेडियस है विच इज RLI, और यहाँ पे जो रेडियस आएगी विच इज R ऑफ B+3। तो यहाँ पे Z क्या था 1, एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे Z कितना है 2, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो जैसे जैसे Z बढ़ता जाएगा रेडियस कम होती जाएगी, वैसे ही दिखाया भी मैंने, यानी कि R ऑफ H सेम, N इज 1 लिया हमने, इसमें भी N इज 1 लिया है, इसमें भी N इज 1 लिया है, फर्स्ट सेल लिया सभी की, यानी N को हमने कांस्टेंट रखा लेकिन Z को वेरिएबल किया है। तो उस कंडीशन में RH इज ग्रेटर देन R ऑफ He प्लस इज ग्रेटर देन R ऑफ Li+2 इज ग्रेटर देन R ऑफ B+3। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ शेल को कांस्टेंट रख लें सभी एटम्स में और सभी यूनि इलेक्ट्रॉन के एटम हो, तो जिसकी Z ज्यादा होगी उसकी ऑर्बिट की रेडियस कम होगी। रेडियस कम होने का मतलब इसकी रेडियस कम है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेल का, फर्स्ट सेल यूज किया हमने, वो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है। तो क्योंकि Z बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब
न्यूक्लियर का चार्ज पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा हुआ है, अट्रैक्टेड ज्यादा है, इसलिए ऑर्बिट क्या हो गई, कम हो गई रेडियस। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है क्योंकि एक ही प्रोटॉन था, यहाँ पे 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन कम है, 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन बढ़ गया, 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन और भी बढ़ गया, 4 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन और भी ज्यादा हो गया, तो रेडियस कम होती चलेगी। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन जिससे हम यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ fourth shell of helium plus and third shell of lithium plus 2 and second shell of B plus 3। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ हीलियम प्लस, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे बात करेंगे हम लिथियम प्लस की, और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे बी प्लस 3 की। तो हीलियम प्लस के लिए एन आपको दिया हुआ है 4, फोर्थ शेल है, और जेड हीलियम के लिए 2 होता है। इसके लिए एन दिया हुआ है आपको 3, जेड इसके लिए 3 होता है। इसके लिए एन दिया हुआ है आपको 2 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और जेड इसके लिए 4 होता है। रेडियस ऑफ हीलियम एटम which is equal to 0.529 into n square, n square की वैल्यू कितनी होगी 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मींस ये से कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 4 into 4 आ गया, तो 4 into 2 हो गया 8। देन रेडियस ऑफ हीलियम एटम कौन से, उसकी रेडियस है ये फोर्थ शेल की रेडियस है, यहाँ पे 8 आ गया, इससे एक ऐड हो गया, मल्टीप्लाई 2 आ गया, या फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 0.529 into 8, 4 into 4 हो जाएगा, 4 into 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए 4 into 2 बचेगा, तो उस कंडीशन में आ गया। देन (4.232 एंगस्ट्रॉम के फोर्थ शेल की रेडियस होगी। लिथियम के सेकंड थर्ड शेल की रेडियस मींस रेडियस ऑफ Li plus 3 which is equal to 0.529 into n square 3 square upon 3 z, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1.587 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर देखें हम तो रेडियस ऑफ B plus 4 which is equal to 0.529 into n square 2 square upon 4 z, 2 स्क्वायर से 4 कैंसिल हो गया, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम विच इज इक्वल टू a नॉट, बोथ रेडियस के इक्वल है। कहने का मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस बेरिलियम के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस के इक्वल होगी, बेरिलियम प्लस 3 के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस के इक्वल होगी। इसी टाइप से नेक्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट इज रेशियो रेडियसेस ऑफ second cell of lithium plus 2 and third shell of He plus helium plus, इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो लिथियम के लिए, लिथियम का अगर केस लेते हैं तो n इज सेकेंड और z इज 3 लिथियम के लिए, और हीलियम का अगर केस लेते हैं हम तो n दिया हुआ है आपको थर्ड शेल और z है आपके पास 2, तो इसके लिए रेडियस हो जाएगी r ऑफ Li plus 2 which is equal to 0.529 into 2 square upon 3, और इसके लिए रेडियस हो गई 0.529 into 3 square upon 2, दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो हो जाएगा r ऑफ Li plus 2 डिवाइड बाय r ऑफ He plus which is equal to 0.529 से 0.529 कैंसिल हो गए, रेशियो लिया दोनों को ऊपर नीचे करके हमने, तो यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर अपॉन 3 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर अपॉन 2, तो विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4/3 डिवाइड बाय 9/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 8:27 मींस विच इज 8:27।
यानी कि दोनों के रेडियसेस का रेशियो का 8:27 आएगा। इसी टाइप से आपको दे दिया गया रेडियस ऑफ थर्ड शेल of B+2 या B+3 is x, then what is the radius of fourth shell of Li+2 in terms of x? x की टर्म में क्या रेडियस होगी वो हमें निकालनी है। इसकी आपको दिया हुआ है कि एक तो बेरिलियम एटम है और एक लिथियम+2 एटम है। इसके लिए n की वैल्यू दी हुई है कितनी 3, z की वैल्यू इसके लिए होती है 4, इसके लिए n की वैल्यू दी हुई है 4 और लिथियम के लिए z की वैल्यू होती है 3। इसकी रेडियस B+3 वो x है की बना थर्ड शेल की, which is 0.529 into n square 3 square upon 4। x की वैल्यू आ गई आपके पास ये, या फिर आप इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो x की टर्म में इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 0.529 which is equal to ये 4 यहाँ पे आएगा 4x divided by 9। x की टर्म में इस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। अब इसमें क्या आ गया रेडियस ऑफ लिथियम which is equal to 0.529 इंटू हमारा शो में चल रहा है सब कुछ n स्क्वायर 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 ये आ गया। अब हमें ये x की टर्म में चाहिए, तो ये वैल्यू हम जो कांस्टेंट की वैल्यू हम x की टर्म में निकाल रहे हैं उसको यहाँ पुट कर देंगे हम। देन रेडियस ऑफ लिथियम+2 व्हिच इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 मींस 64 ऑफ x डिवाइड बाय 27 x की टर्म में लिथियम की ये वैल्यू जाएगी। तो इस टाइप से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये जो लेक्चर ले रहा हूं मैं, ये आपका जो भी लेक्चर है उसका पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे एनर्जी और वेलोसिटी की, कि हम एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग एनर्जी और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि बहुत मॉडल है वो 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, इसलिए सभी लेक्चर के साथ बने रहें। लेक्चर को मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया है और मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए सभी लेक्चर देखें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको और आप इसको देखते रहें। थैंक यू।